नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। मैं हूं प्रवीण झा। आजकल मैं एक सीरीज़ देख रहा था, अभी हाल ही में उसको ख़त्म किया देखकर। सीरीज़ का नाम है असुर। इसमें मुख्य भूमिका में अरशद वारसी एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की भूमिका में है। जब उस सीरीज़ को मैं देख रहा था तो मनोविज्ञान और ये डॉक्टरी की पढ़ाई से संबंधित चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में, ये जो सवाल थे, घूम रहे थे। जिस तरीके से अरशद वारसी ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, उसके बाद जिस हिसाब से उस सीरीज़ में कितने ही सारे सवालों ने अरशद वारसी को घेर रखा था, उसी तरीके से सवालों ने मुझे भी घेरा। और मुझे जानने की ये इच्छा हुई कि आखिर सच में ये फॉरेंसिक विज्ञान है क्या। फॉरेंसिक विज्ञान में किस तरीके की बातों पे ध्यान दिया जाता है, फॉरेंसिक विज्ञान में क्या मानसिक स्थिति को भी देखा जाता है, या फॉरेंसिक विज्ञान सिर्फ मुर्दों का विज्ञान है। अगर मैं आपको फॉरेंसिक विज्ञान की डेफिनेशन बताऊं तो उसको हिंदी में न्यायिक विज्ञान कहा जाता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि भारत में फॉरेंसिक साइंस के प्रचार प्रसार और उससे जुड़े हुए कानून किस तरीके के हैं। मेरी तरह आप लोगों की भी जिज्ञासा होगी कि आखिर फॉरेंसिक विज्ञान है क्या। तो फॉरेंसिक विज्ञान को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये वो विज्ञान है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार मानते हुए और उनका प्रयोग करके किसी भी क्राइम को वो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। फॉरेंसिक विज्ञान पर काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सभी फॉरेंसिक साइंटिस्ट कहलाते हैं। टीवी पर एक सीरियल आता है CID नाम से, भी उसमें एक कैरेक्टर आप देखते होंगे जिनका नाम है डॉक्टर सालुंखे। सीरियल में एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की भूमिका निभाते हैं और वो सालों से कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। वो हमेशा ACP प्रद्युमन की मदद करते हैं और फला चीज़ें उसमें होती रहती हैं। उसमें भी कुछ टर्म जो सुनते होंगे आप, या कॉमन टर्म्स जितने भी आपने सुने होंगे फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उन टर्म्स में नार्को टेस्ट और फिंगर प्रिंट का टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब मैंने पहली बार नार्को टेस्ट सुना था तो मैंने आरुषि तलवार हत्याकांड में उस टेस्ट के बारे में सुना था, और उसके बाद जब 26/11 हमला हुआ मुंबई पे, उसमें अजमल आमिर कसाब नाम के आतंकवादी के नार्को टेस्ट के बारे में भी पता लगा होगा। तो आखिर नार्को टेस्ट है क्या, और इंडिया में नार्को टेस्ट को लेकर क्या बातें होती हैं? क्या ये पूरी तरीके से लीगल माना जाता है, क्या ये पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है, या कहीं इसके बीच में एक बीच का रास्ता भी है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि फॉरेंसिक साइंस और नार्को टेस्ट की दुनिया क्या है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट और पुलिस साथ साथ काम करते हैं, जिससे कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट पुलिस को तमाम वैज्ञानिक सबूत जुटाकर दे पाए और पुलिस उसके आधार पर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। पुलिस सिस्टम में एक बात हमेशा कही जाती है कि हर एक अपराधी अपने पीछे कुछ न कुछ सबूत छोड़कर जाता है। ये बात पुलिस सिस्टम में या इसी सिस्टम में कहाँ से आई? ये बात आई है डॉक्टर एडमंड लोकार्ड से, जो जाने माने फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। उनको फ्रांस का शेरलॉक होम्स भी कहा जाता है। लोकार्ड ने एक बहुत ही मशहूर प्रिंसिपल दिया जो कि एक बेस है फॉरेंसिक साइंस का। उसी बेसिक प्रिंसिपल पर पूरी फॉरेंसिक साइंस काम करती है। लोकार्ड ने कहा कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, यानी हर घटना अपने पीछे एक सबूत छोड़कर जाती है जिसे थामकर आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लोकार्ड के इसी प्रिंसिपल को लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल कहा जाता है। भारत में अगर नार्को टेस्ट करवाने की छूट दे दी जाए तो सभी पत्नियां अपने पतियों पर नार्को टेस्ट करवा लेंगी। इसका कारण है क्योंकि नार्को टेस्ट को अपराधी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। नार्को टेस्ट कराने के दौरान वहां पर मौजूद लोगों में जांच अधिकारी, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक शामिल होते हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि नार्को टेस्ट किए जाने के दौरान सही प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है कि नहीं। जैसा कि आपने टीवी और फिल्मों में देखा ही होगा कि नार्को टेस्ट कराने के दौरान अपराधी या वो व्यक्ति जिसका नार्को टेस्ट किया जा रहा है वो सुस्त अवस्था में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि उसकी लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। इसके बाद उससे सवाल पूछे जाते हैं और वो उसी अवस्था में जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट होने पर सभी लोग सच बता ही देंगे, कुछ पुलिस की मार से भी सच बोलते हैं, लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नार्को टेस्ट किसका करना है या नहीं करना है, इस चीज़ का भी डिसीजन लिया जाता है। नार्को टेस्ट उन व्यक्तियों के ऊपर नहीं किया जाता जिनको या तो कोई बीमारी है या उनकी अधिक उम्र है। कई बार आरोपी चालाक भी होते हैं और नार्को टेस्ट से भी चकमा देकर
वो उस टीम को चकमा देकर निकल जाते हैं। नार्को टेस्ट करने के दौरान बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि अगर दवाई का थोड़ा भी डोज इधर उधर हुआ तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है या गंभीर परिस्थितियों में उसकी मौत भी हो सकती है। नार्को टेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको मेडिकल टर्म्स में ट्रुथ ड्रग बोलते हैं। उन सभी दवाइयों को देने के बाद व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसकी सोचने और समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद उससे केस से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। नार्को टेस्ट के दौरान उस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति जैसे ही कम होती है तो वो फिर घुमा फिरा कर जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान वो जो भी बातें करेगा वो सच ही साबित होंगी। नार्को टेस्ट करने के लिए भारत में कानूनों की फहरिस्त लंबी है और इसी क्रम में 2010 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की खंडपीठ ने, जो कि 3 जजों की बेंच थी, उसने कहा था कि नार्को टेस्ट के लिए जिस व्यक्ति पर नार्को टेस्ट किया जा रहा है उसकी भी सहमति लेना जरूरी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ इसी के साथ कि सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी कभी किसी का नार्को टेस्ट करती है तो उसे कोर्ट से अनुमति भी लेनी होती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया था। जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और उनकी 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि ये किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। केजी बालाकृष्णन साहब की बेंच ने उस वक्त ये भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति को नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से इस टेस्ट को कराने की अनुमति दी है तब भी इस टेस्ट के रिजल्ट को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा। भारत में इस बारे में कई अलग अलग तरह की राय हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में इस तरीके के टेस्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको मैं बताता चलूं कि बीते समय में बहुत सारे केसेस में नार्को टेस्ट का प्रयोग किया जा चुका है, जिसमें तेलगी केस, आरुषि हत्याकांड और निठारी केस में भी नार्को टेस्ट को प्रयोग में लाया गया था। Is the consent of the offender or accused is required to conduct a narco test? Yes, the consent of the offender or accused is required to conduct a narco test. If the narco test is conducted without the consent of the person on whom the narco test is to be tested, then the breach of violation of Article 20/3 of the Constitution in respect of conviction for offences will be violated under Article 20/3 of the Constitution, then the offender shall not be compelled to witness themselves under any offences. ये जो मैंने बात कही, ये बात उस बात को साबित करती है कि जब भी नार्को टेस्ट किया जाए तो उस वक्त उस व्यक्ति की परमिशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नार्को टेस्ट करने से पहले उस व्यक्ति की परमिशन नहीं ली गई तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के खंड 3 का वो वायलेशन माना जाएगा। भारत में सबसे पहले नार्को टेस्ट कब यूज़ किया गया था और कहाँ उसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया? 2002 के गोधरा कांड में नार्को टेस्ट का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। उसके बाद गुजरात के ही अरुण भट्ट किडनैपिंग केस में भी नार्को टेस्ट का प्रयोग किया गया, जिसमें जो अक्यूज थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे उसके खिलाफ। इसके बाद फिर अब्दुल करीम तेलगी वाले स्टैम्प पेपर घोटाले में भी इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद आरुषि हत्याकांड और कसाब, और उसके बाद मोहिंदर कोहली जो निठारी केस था उसमें भी नार्को टेस्ट का प्रयोग किया गया। इसमें कई लोगों का मानना ये है कि नार्को टेस्ट पूरी तरीके से सटीक नहीं है और इसमें निकलने वाले रिजल्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इस वीडियो में मैंने पहले जिक्र किया था 3 जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले के बारे में। अब मैं उस केस के बारे में आपको बता देता हूं और उस केस के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को किस तरीके से नार्को टेस्ट के ऊपर झटका लगा था। ये केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के बीच। इसमें 3 जजों की बेंच में शामिल थे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन साहब, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन और जे.एम. पंचाल साहब। इन 3 जजों की बेंच ने 251 पेज के अपने फैसले में एक बहुत ज़रूरी बात की थी नार्को टेस्ट को लेकर के। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, दोज 3 ऑनरेबल जजेस, वी होल्ड नो इंडिविजुअल्स शुड बी फोर्सिबली सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ द टेक्निक्स इन क्वेश्चन वेदर इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केसेस और अदरवाइज।
डूइंग सो वुड अमाउंट टू एन अनवारंटेड इंट्रूशन इनटू पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि उन तीनों जजों की बात का मर्म क्या निकला, तो वो ये था कि नार्को टेस्ट को करना एक ऐसी स्थिति को पैदा कर देगा जो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी यानी उसके अपने निजी अधिकार, निजी जो उसकी स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन हो सकता है। चाहे वो अमेरिकन एजेंसी हो या भारतीय एजेंसियां, नार्को टेस्ट को लेकर हर जगह सवाल और जवाब किए जाते रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए कि नार्को टेस्ट से कई केसेस सॉल्व भी हुए हैं। अब नार्को टेस्ट जैसी साइंटिफिक कला या विज्ञान का भविष्य क्या होगा, ये आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को तय करना है। क्योंकि एक बात तो मानने की है कि अगर नार्को टेस्ट नहीं होगा तो नार्को टेस्ट की जगह क्या होगा। हम अब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पर अपराध और अपराधियों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को देखते हुए क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों में नार्को टेस्ट या फॉरेंसिक विज्ञान को किस तरीके से हम अपग्रेड कर सकते हैं, इस बारे में हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। आजकल के यूथ को ये ज़रूरी है कि वो इस तरीके के विज्ञान में रुचि ले, जिससे कि भारत में साइंस का प्रचार और प्रसार ढंग से किया जा सके। पहले मेरी विज्ञान में रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने विज्ञान को पढ़ना और समझना शुरू किया, विज्ञान ने मुझ में रुचि लेनी शुरू कर दी। और उसके बाद अब आलम यह है कि मैं कहीं ना कहीं उसको देखने, पढ़ने और समझने की कोशिश करता हूँ। आज जहाँ पर पूरी दुनिया में महामारी ने तबाही मचा रखी है, ऐसे में सभी धार्मिक अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन विज्ञान इसमें खुलकर सामने आया है। विज्ञान ही है जिसने हमें अभी बचा कर रखा हुआ है। इसीलिए आप भी इसमें रुचि लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस और करता रहूँगा, जिससे आप तक मैं उन मुद्दों को लाकर रख सकूँ जिससे हम कट चुके हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स पर पत्थर ना चलाएं, ये विज्ञान पर पत्थर चलाने जैसा हुआ। आप देख रहे थे डेमोक्रेसी, मैं हूँ प्रवीण झा।